जरूरत नहीं है काम पर जाने की। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करें। सुबह उसकी आंख खुली तो वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। बहुत जरूरी मीटिंग है मायरा, बहुत जरूरी है जाना। हमारी कंपनी में कोई 20% का हकदार आ गया है। केस चल रहा है मुझ पर, इसीलिए आज बहुत जरूरी है मेरा जाना। इसी रिलेटेड आज मीटिंग होगी। बस यही एक मीटिंग अटेंड करके वापस घर आ जाऊंगा। मेरा अपना मूड नहीं है आज काम पर जाने का। तुमसे खिदमतें कराकर बहुत मजा आ रहा है मुझे। जल्दी घर आ जाऊंगा ताकि तुम्हें पूरी तरह अपनी खिदमत करने का मौका दे सकूं। वो मुस्कुराकर कहता उसके करीब आया था। लेकिन आपको अभी तक बुखार है वारिक। मेरे ख्याल में आपको आराम की जरूरत है। आज मत जाए आप ऑफिस। वो समझा रही थी। जब वो उसके करीब आता उसका चेहरा थामकर उसके होंठों को अपनी कैद में ले गया। नर्म गर्म सा लम्स उसके होंठों पर गुलाब की तरह खिलाता वो पीछे हटा था। उसके हाथ जो मायरा के चेहरे पर थे, अब तक तप रहे थे, जिससे वो अंदाजा लगा चुकी थी कि उसको बुखार अब भी है। तुमने रात को इतना ख्याल रखा है जाना। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी मेरे वापस आने पर तुम मुझे कर देना। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि शादीशुदा होने के इतने फायदे होते हैं। उसने एक बार फिर से उसके गुलाबी होंठों को अपने होंठों की कैद में लिया, लेकिन इस बार उसका हाथ मायरा की नाजुक कमर के गिर्द हिसार बना गया था। गर्मी लग रही है, मायरा ने उसकी कुर्बत से बचने के लिए बहाना बनाया। जाना, ये बुखार सारी जिंदगी नहीं रहेगा। तुम्हारा बहाना भारी ना पड़ जाए तुम्हारी नाजुक जान पर। वो पीछे हटता उसे धमका गया था। बुखार उतार कर आए, फिर बात करेंगे। वो नाक से मक्खी उड़ाती खिलखिलाकर बोली, जबकि उसका ये खिलखिलाना वो इस बार पूरी शिद्दत से खुद में कैद कर गया था। इस दफा उसने बख्शा नहीं था। वो उसकी छूट का नाजायज फायदा उठा रही थी। बस करें ना। उसके सीने पर हाथ रखती वो उसे खुद से दूर करती हुई गहरी सांस लेते हुए बोली। उसके गुलाबी लब उसकी शिद्दतें सहकर सुर्ख हो चुके थे। रात को आकर हिसाब किताब करता हूँ तुमसे, वो आईने के सामने आते हुए बोला। और अगर मैं रात को आपको ना मिली तो? उसकी आवाज पर वो मुड़कर उसे देखने लगा। मैं हर चीज बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार किए बैठा हूँ मायरा, लेकिन दूरी नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से होने वाले वार के लिए तैयार हूँ। वो परसुकून अंदाज में बोला। कैसा वार? मायरा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वही जो तुम आज करने वाली हो जाना। हा, छोड़ो फजूल बातों को। तुम्हें मुझसे दूरी किसी कीमत पर नसीब नहीं होगी, याद रखना। वो मुस्कुराकर कहता कमरे से निकल गया था, जबकि मायरा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। ना जाने क्यों उसे डर लग रहा था, कुछ गलत होने का डर। वो सब कुछ जानती थी, अनजान सिर्फ हम थे। क्या क्या नहीं सोच लिया था हमने, और क्या हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस सब चीजों में बेवकूफ सिर्फ हम ही थे। वो आज से नहीं बल्कि ना जाने कब से जानती थी ये बात, और हम बेवकूफ ये समझ रहे थे कि हम उसे बताकर तैश को नौकरी से ही निकलवा देंगे। वो कमरे में दाखिल होती ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। हाँ, पता चल गया मुझे कि वो सब कुछ जानती थी। अब बस कर दो। अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हाथ से फिल्म निकल जाएगी। तुम तो बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे बस एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है तैश की जिंदगी में किसी लड़की का होना। समझ रहे हो तुम? मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर तैश की जिंदगी से बाहर चाहिए। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही उसे। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मैं दूंगी, लेकिन वो लड़की किसी भी कीमत पर तैश की जिंदगी से दफा हो जानी चाहिए। तुम्हें बहुत बड़ा एक्टर बनना है ना, मैं बनाऊंगी तुम्हें। मैं अपने डैड की सबसे बड़ी फिल्में तुम्हें दिलवाऊंगी। बस उस लड़की को तैश की जिंदगी से बाहर कर दो। वो पागल हो रही थी, अजीब जुनूनी अंदाज में उससे कह रही थी, जबकि उसकी ऑफर पर तो वो उश उश कर उठा। अपनी बात पर कायम रहना क्रिस्टन। उस लड़की को मैं तैश की जिंदगी से बाहर करूंगा, लेकिन तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें वो तैश इब्राहिम चाहिए, किसी भी कीमत पर मैं ला कर दूंगा। मैं उसे तुम्हारा होने पर मजबूर कर दूंगा। उस लड़की को मैं उसकी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगा, लेकिन तुम्हारे डैड की नेक्स्ट फिल्म का हीरो तुम मुझे बनाओगी।
वो जैसे उससे वादा लेना चाहता था, जबकि क्रिस्टन की हालत ऐसी थी कि बस उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ जाए। मुझे मंजूर है, तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, वैसा ही होगा। बस तुम मेरा ये काम कर दो। वो उससे डील कर रही थी, जबकि उसकी ऑफर पर वो खुश होते हुए उसकी बात मानने को तैयार हो गया था। उसे क्या करना था, कैसे करना था, वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन उस लड़की को वो तैश की जिंदगी से दूर करने वाला था, किसी भी कीमत पर। ताशफीन, आप सिर्फ किचन गंदा कर रहे हैं। बाहर आएं। आप, मैं खुद बनाऊंगी खाना। वो जब से घर आया था, उसे किचन से निकाला हुआ था, और आज वो खुद उसके लिए कुछ खाना बनाने में मसरूफ था। वो खाना कम बना रहा था, किचन ज्यादा गंदा कर रहा था। और ये सब कुछ हुआ भी सिर्फ उसी की वजह से था, क्योंकि उसने घर आने से पहले उसे फोन करके कहा था कि कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना बाहर से लेकर आऊंगा। अगर उसे अंदाजा होता कि वो खाना बाहर से लाना भूल जाएगा तो वो खाना कब की बना चुकी होती। ताशफीन के मुताबिक गलती उसकी अपनी थी कि वो वादे के बाद भी खाने के लिए कुछ नहीं लाया था। अब वो उसे बाहर चलने की ऑफर कर रहा था, जिस पर उसने साफ इनकार कर दिया था। और जब वो उसके आने पर खुद खाना बनाने लगी तो ताशफीन ने कहा कि गलती उसकी है तो अपनी प्यारी सी बीवी के लिए खाना भी वो खुद बनाएगा। आज वो पहली बार अपने हाथों से उसके लिए कुछ बना रहा था। लेकिन तनावुश को इस बात की खुशी से ज्यादा किचन गंदा होने का दुख खाए जा रहा था। अभी सुबह ही तो उसने इतने अच्छे से किचन को साफ किया था, एक एक चीज को चमका कर रखा था, और अब वो हर चीज की हालत बिगाड़ चुका था। डार्लिंग, तुम्हें क्या मेरे टैलेंट की कद्र नहीं है, या तुम्हें शक है मुझ पर कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना नहीं बनाऊंगा? वो उसे अपनी कसम देकर बिठा था कि वो किचन के अंदर कदम नहीं रखेगी। इसीलिए वो किचन से बाहर खड़ी उससे बातें करते हुए किचन की हालत देख रही थी। मुझे आपके टैलेंट पर पूरा यकीन है, कोई शक नहीं है मुझे आप पर। आप यकीनन बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, लेकिन आप फैलावा भी बहुत ज्यादा करते हैं ताशफीन। मैं कैसे समेटूंगी सब कुछ? और फिर खाना खिलाने के बाद तो रोज की तरह आपका रोमांटिक मूड ऑन हो जाएगा, और आप मुझे कोई काम भी नहीं करने देंगे। सुबह मुझे कॉलेज जाना होगा, प्लीज समझने की कोशिश करें। वो मिन्नतें कर रही थी। हाय, तुम्हारी यही बातें तो मेरा दिल लूटती हैं। कितने अच्छे तरीके से जानती हो मुझे। वो किचन से बाहर आते हुए उसका चेहरा थामता उसके गुलाबी होठों पर जानदार बोसा देता वापस अंदर चला गया था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो जान मन, रोमांटिक मूड ऑन होने से पहले तुम्हें तुम्हारा किचन भी शीशे की तरह चमकता हुआ मिलेगा। वो हांडी में चम्मच हिलाता एक बार फिर से बाहर आया था, जबकि उसके इरादे उसे काफी खतरनाक लगे थे। आप अपने खाने पर ध्यान देना प्लीज। बार बार बाहर क्यों आ रहे हैं? वो पीछे हटते हुए बोली तो उसके घबराने पर ताशफीन का कहका बेसाख्ता था। जानो, मैं गिलास बाहर टेबल पर भूल गया था, वही लेने जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? वो उसका हाथ थामते हुए उसे बाहर सोफे तक लाता टेबल से गिलास उठाते हुए उससे पूछने लगा। अब अगर मैं इनकार करूंगी तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। आपके इरादे ठीक नहीं लगते ताशफीन, उसने पूरी ईमानदारी से बताया था। यार, इसीलिए तो पागल हो रहा हूँ तुम्हारे इश्क में। वो अचानक उसका चेहरा थामता जगह जगह उसके चेहरे पर अपना बेबाक लम्स बिखेर चुका था। अब जाएं, जाकर खाना बनाएं। वो उसके सीने पर हाथ रखते हुए बड़ी मुश्किल से उसे पीछे करने में कामयाब हुई थी। तुम मुझे हुक्म दे रही हो? वो घूरते हुए बोला तो तनावुश ने फौरन सोफे पर जगह संभालते हुए रिमोट से टीवी ऑन किया था। पहले नहीं दे रही थी, लेकिन अब दे रही हूँ। मुझे भूख लगी है, जाकर खाना बनाएं। आपकी वजह से अब तक खाना नहीं खाया मैंने, उसने जरा नखरे दिखाते हुए नाज से कहा, जबकि उसके अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए सर को खम देता किचन की तरफ कदम बढ़ा चुका था। मलका आलिया, बस थोड़ी देर में आपका खाना हाजिर होता है, आप तब तक टीवी देखिए, बाकी बातें हम खाना खाने के बाद करेंगे। बेडरूम में जाकर वो किचन की तरफ जाते हुए ऊंची आवाज में बोला था। उसे बातें नहीं कहा जाता, उसने पीछे से बताना जरूरी समझा था, जबकि ताशफीन का बेसाख्ता कहका एक बार फिर से उस घर की हर दीवार को हिलाकर रख गया था।
रात को तफसील से बताना कि उसे क्या कहा जाता है, वो मजे से बोला था, जबकि वो कानों पर हाथ रखती टीवी पर अपनी निगाहें मरकूज कर चुकी थी। वो मजीद उसकी बेबाकियां बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इब्राहिम घर से निकल चुका है। तुम अपने आदमी को तैयार रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज इब्राहिम की लाश घर वापस आए। वो गया तो 4 कदमों पर है, लेकिन लौटकर 4 कंधों पर आना चाहिए। उसने उसे फोन करते हुए बेहद सफाकी से कहा था, बिल्कुल बेफिक्र रहो, जैसा हमने प्लान किया है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। आज इब्राहिम जिंदा वापस नहीं लौटेगा। तुम बस अपने वादे पर कायम रहना। उसने फोन बंद करने से पहले एक दफा फिर से उसे उसका वादा याद कराया था। वो इब्राहिम को छोड़ने वाली थी तो उसका भी अब उसके साथ कोई रिश्ता ना था कि वो आप जनाब का तकल्लुफ निभाता। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। अब मैं फोन रख रही हूँ। ये ना हो कि कोई सुन ले। उसने कहते हुए फोन बंद कर दिया था, जबकि बदर खान ने फौरन ही उस ट्रक ड्राइवर का फोन मिलाना शुरू कर दिया। वो दोनों ही जानते थे कि आज जो मौका मिला है वो दोबारा नहीं मिलेगा। इब्राहिम को आज ही इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत करना पड़ेगा। अगर इब्राहिम मर गया तो उनकी मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। ट्रक ड्राइवर ने फोन उठाया तो उसने फौरन ही उसे तफसील बताई थी, जबकि दूसरी तरफ से उसे काम मुकम्मल होने का यकीन दिलाया गया था। उसके अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं था। जो वो करने जा रहे थे, वो सही है या गलत, उन दोनों ने ही समझने या जानने की कोशिश ना की थी। वो अपने मतलब के लिए शायद सही गलत जैसे मराहिल से गुजर चुके थे। वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो कुछ लोग पहले ही उसके इंतजार में ऑफिस रूम में बैठे हुए थे। साथ में ही उसके लीगल एडवाइजर हाकिम साहब भी मौजूद थे। उसके सेक्रेटरी ने उसे सब कुछ आकर बताया, जल्दी से इस मीटिंग को खत्म करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने अपने सेक्रेटरी से कहते हुए अंदर चलने के लिए कहा था, जो उसके एक हुक्म पर ही फौरन अंदर दाखिल हुआ था। उसके चेहरे से ही वो समझ चुका था कि उसकी तबीयत ठीक तो हरगिज नहीं है। अगर आज ये मीटिंग ना होती तो शायद वो नहीं आने वाला था, लेकिन ये मीटिंग बहुत जरूरी थी, जिसकी वजह से उसका आना भी बहुत जरूरी था। उसने अंदर कदम रखा तो बदर खान और उसके साथ आए 4 आदमी पहले से ही मौजूद थे। वो कुर्सी पर बैठते हुए मीटिंग स्टार्ट करने का ऐलान कर चुका था। बदर खान, जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करो। तुम्हारे इस लीगल नोटिस पर मैं किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था, लेकिन तुमने दूसरी दफा मुझे ये नोटिस भिजवाया है। बताओ मुझे कौन से 20% शेयर्स तुम्हारे हैं मेरी इस कंपनी में, जिसके तुम हकदार हो। सबूत पेश करो यहाँ पर। और याद रखना कि अगर तुम सबूत पेश करने में कामयाब ना हो सके तो तुम पर जो केस बनेगा वो मेरी तरफ से होगा, और उस केस में कम से कम तुम्हें अपनी कंपनी के 80% शेयर बेचकर भरपाई करनी पड़ेगी। वो धमकी दे रहा था। तुम्हें क्यों लगता है वारिक इब्राहिम की इस दुनिया में दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास ही है? और तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम किसी दूसरे की जायदाद पर कब्जा करके बैठे रहोगे तो कोई तुमसे सवाल करने का हक नहीं रखेगा? मैंने किसी की जायदाद पर कब्जा नहीं किया है। अगर किया है तो सबूत पेश करो। हवाओं में तीर छोड़ना बंद करो, और जितना जल्दी हो सके ये किस्सा यहीं पर खत्म करो। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है तुम पर बर्बाद करने के लिए। वो काफी उकताया हुआ लग रहा था। तुम्हें मुझ पर ज्यादा वक्त बर्बाद करना भी नहीं पड़ेगा वारिक इब्राहिम। ये पकड़ो फाइल, जिसमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि तुम्हारी कंपनी में 20% के मालिक मूसा खान हैं। वो फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जबकि उसने ऐसे अंदाज में उसे देखा था जैसे वो इस टॉपिक से आजिज आ चुका हो। तो ये फाइल दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता इसके बारे में? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा था। ये उसके लिए कोई नई बात तो ना थी। वो तो हमेशा से इस बात से वाकिफ था कि उसकी कंपनी में 20% का मालिक मूसा खान है। मूसा खान मेरा भाई था। उसने उसे देखते हुए जैसे बहुत अहम बात बताई थी। वारिक ने कंधे उचकाए। तो मैं क्या करूं? वो उकताए हुए अंदाज में बोला। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मूसा खान के 20% के शेयर्स चाहिए। लेकिन मूसा खान ने कौन से पेपर्स में इस बात का दावा किया है कि उनके जाने के बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है? ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं बल्कि मूसा खान की बेटी की है।
वो चिल्लाया था। तो क्या ये दावा उसका है? वो असल बात पर आया। हाँ बिल्कुल, ये दावा उसी का है। मायरा अपनी हिस्से की जायदाद तुमसे चाहती है। तुम्हें उसके हिस्से की जायदाद उसके नाम करनी होगी। ठीक है, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बात खत्म करके उठने लगा था, लेकिन वो तुमसे इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो अपने हिस्से की जायदाद चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो अपने बाप की कंपनी खुद संभालना चाहती है। वो तुमसे अलीहदगी भी चाहती है। और उसने ये बात तुम्हें कब बताई? वो वापस बैठते हुए उससे पूछने लगा। कल रात तकरीबन 1 बजे, जब तुम बुखार में तप रहे थे और तुमने शायद ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बजाया था। बदर खान ने चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट सजाकर कहा था। अच्छा, तो तुम इस खुशफहमी का शिकार हो कि मैं ये बात नहीं जानता। वो नादान है बदर खान, ना समझ है, गलतियां कर देती है। शौहर का फर्ज है कि ऐसी बातों को दिल पर ना ले और बीवी की हर खता को माफ कर दे। वो दिलकशी से मुस्कुराया। मायरा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपनी बात करने लगा, क्योंकि उसका सुकून उसका दिमाग घुमा चुका था। वो मेरी बीवी है। ये हमारा पर्सनल मैटर है। अगर इसके बारे में उसे कुछ कहना हुआ तो वो मुझसे कहेगी, तुमसे नहीं। तो मेरे ख्याल में हमें उसके यहाँ आने का इंतजार करना चाहिए, ताकि वो खुद तुमसे ये बात कर सके। वो उठकर जाने लगा था, जब उसके कहने पर वापस बैठ गया। वो उससे कुछ पूछना ही चाहता था जब अचानक ऑफिस रूम का दरवाजा खुला। उसका नीला दुपट्टा एक लम्हे में वो पहचान गया था। उसने सर पकड़कर अपने गुस्से को जब्त किया और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर दरवाजे की जानिब देखने लगा। गुस्से की शिद्दत से उसके माथे की रगें वाज़ेह होने लगी थी। वो इन सब चीजों पर यकीन नहीं करना चाहता था। आओ मायरा बेटा, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर लगा दी तुमने आने में। हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। बदर खान उठकर उसके करीब आया। वो ट्रैफिक बहुत था चाचू, इसलिए देर हो गई आने में। मुझे यकीन है आप बात कर चुके होंगे उनसे। वो अंदर आती उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी। वो खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। हाँ बेटा, मैंने बात कर ली है और तुम्हारा मुतालबा भी उन तक पहुंचा दिया है। बदर खान उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। तो फिर आप मजीद इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? उसने वारिक की तरफ देखते हुए कहा था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था डार्लिंग। बताओ तुम क्या चाहती हो? इस सारे मामले को किस तरह से हल करना है? क्या तुम ये चाहती हो कि मूसा चाचू की जायदाद तुम्हारे नाम कर दी जाए? लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसके बारे में शायद तुम नहीं जानती। हाकिम साहब, उसे वो फाइल दीजिए जिस पर मूसा चाचू के साइन हैं। उसने हाकिम साहब को मुखातब किया, जिस पर उन्होंने फौरन ही फाइल निकालकर मायरा के मेज पर रख दी थी। तुम ठीक से इन सारी कंडीशंस को पढ़ो जाना, और फिर फैसला करो कि तुम्हें जायदाद चाहिए या नहीं। क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्हारे अजीजो जान चाचू साहब कह रहे थे कि तुम तलाक का मुतालबा भी कर रही हो, तो मुझसे अलीहदगी चाहती हो। तो इस अलीहदगी की मूसा चाचू खुद ही कुछ शरायत रख कर गए हैं, जिन्हें तुम्हें ठीक से समझना होगा। मेरे ख्याल में बिजनेस के मामले से तुम ज्यादा वाकिफियत नहीं रखती। वो उसका ध्यान फाइल की तरफ लगाता सुकून से बोला था, जबकि बदर खान को उसका सुकून खटक रहा था। इब्राहिम का बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ था। वो तो अल्लाह की तरफ से ही बेहतरी थी कि जानी नुकसान होने से बच गया, वरना एक्सीडेंट इतना शदीद था कि शायद जान बचाना नामुमकिन हो जाता। लेकिन इब्राहिम ने वक्त रहते अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जैसे ही गाड़ी खाई से नीचे गिरने लगी, वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे कूद गए थे। सबको ये हादसा लग रहा था, लेकिन इब्राहिम साहब का कहना था कि ये हादसा नहीं बल्कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। इब्राहिम साहब उस वक्त अस्पताल में दाखिल थे और हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। खुदा का करम हुआ था कि वहां उस वीरान जगह में भी कुछ लोग अपने सैरो तफरीह के लिए आए हुए थे, जिन्होंने उन्हें वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर के मुताबिक उनकी जान बचाना एक बहुत ही मुश्किल काम था, जबकि इब्राहिम साहब ने पुलिस को ये बयान दिया था कि वो ट्रक ड्राइवर उन्हें जान से मारने आया था, क्योंकि अगर वो जान से मारने की कोशिश ना कर रहा होता तो वहां से भागकर निकलता।
या फिर उन्हें बचाने की कोशिश करता। लेकिन ये समझकर कि इब्राहिम की गाड़ी नीचे खाई में गिरने से बच गई है, उसे दूसरी बार ट्रक को रिवर्स करके उन्हें मारने की कोशिश की थी। लेकिन वहां लोगों के आ जाने की वजह से उसका प्लान कामयाब नहीं हो सका था। पुलिस ने उनका बयान ले लिया था और उस ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी कर दी थी। हाय, मुझे तुमसे बात करनी है। वो क्लास लेकर बाहर निकली तो उसे एक अनजान अंग्रेज आदमी नजर आया। उसने पहले उस आदमी को कभी कहीं नहीं देखा था, तो उसे पहचानना उसके लिए काफी मुश्किल था। वो उसे इग्नोर करती आगे बढ़ने लगी, जब अचानक वो उसके रास्ते में घायल हो गया। शायद तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ? वो इंग्लिश में कहता उसका रास्ता रोके खड़ा था। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। उसने अटक अटक कर ही सही, लेकिन उसे अपनी बात समझा ली थी। मुझे तुम्हें तैश के बारे में जरूरी बात बतानी है। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा था, ताकि वो आसानी से उसकी बात को समझ जाए, जबकि उसे ये आवाज जानी पहचानी लगी थी। शायद यही वो लड़का था जो उस दिन उसके घर में आया था। और उसका तैश कहना उसे अजीब नहीं लगा था, क्योंकि उस दिन रोज भी उसे इसी नाम से पुकार रही थी। और कल वो लड़की जो मार्केट में उनसे मिली थी, वो भी ताशफीन को तैश के नाम से ही पुकारती थी। जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? वो सुकून से उससे बात करने लग गई थी। इस तरह किसी अनजान आदमी से बात करते हुए उसे अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो उसके शौहर के बारे में कोई बात करना चाहता था। हो सकता था कि वो ताशफीन का कोई दोस्त हो, या उसी के बारे में कोई बात करना चाहता हो। तुम्हारा शौहर तैश तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। उसने बोलना शुरू किया ही था कि जब अचानक पीछे कोई लड़का आकर रुका। हे यू, तुम क्या बात कर रहे हो उससे? डेनी काफी सख्ती से उससे बोला था, जबकि वो नफी में सर हिलाता उसे गुड बाय कहता तेजी से निकल गया था। दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? लड़की क्या कर रही थी? इस तरह किसी से भी बात करने लग जाओगी? और वो कोई अनजान आदमी था, हमारे कॉलेज से हरगिज नहीं था। डेनी उसे डांटते हुए अपने साथ कैंटीन लेकर जा रहा था। अरे, वो मुझसे बात करना चाहता था। पता नहीं क्या बात थी। और तुम्हें पता है उसने ताशफीन का नाम लिया था। वो उसे देखते हुए बताने लगी। हाँ, तो कोई भी अगर तुम्हारे शौहर का नाम लेगा तो तुम खड़े होकर उससे गप्पे लड़ाने लगोगी। आने दो ताशफीन भाई को, मैं बताता हूँ उनकी बीवी बिगड़ रही है। वो कैंटीन में दाखिल होते हुए उसे धमकाने लगा था। हाँ हाँ, तुम शिकायत लगाओगे, और वो तुम्हारी बात सुन लेंगे। वो नाक से मक्खी उड़ाती हुई बोली, जबकि डेनी उसके लिए कुछ ऑर्डर करता उसके पास ही बैठ गया था। हाँ, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन तुम्हें खुद एहतियात करनी चाहिए। आइंदा कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अगर मुखातब करे तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। ये जमाना नहीं है यूं खड़े होकर किसी से बात करने वाला। और वैसे भी ताशफीन भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी से भी इस तरह से बात करो। इस तरह से तो क्या, तुम्हारा यूं किसी के बारे में भी बात करना ही उन्हें पसंद नहीं है। वो तो चाहते हैं कि उनकी बीवी सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचे, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करे। अब वो अचानक ही उसे छेड़ते हुए बोला, तो तनावुश के गाल लाल होने लगे। उसने अगले ही लम्हे बुक उठाकर उसके सर पर मारी थी, जिस पर डेनी का कहा बेसाख्ता था। इब्राहिम, आप न बस जरा सी बात को लेकर बैठ गए हैं। कौन जान से मारने की कोशिश करेगा आपको? ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, और कुछ भी नहीं। और वैसे भी ट्रक बेकाबू हो जाते हैं। हर बंदा ट्रक को संभाल नहीं सकता। वो तो शुक्र अदा करे कि आपकी जान बच गई, क्योंकि जितना शदीद ये हादसा था ना, आपकी जान भी जा सकती थी। वो उसे समझाते हुए बोली थी, क्योंकि आज भी उसने पुलिस में अपना बयान रिकॉर्ड कराया था कि वो जो कोई भी था, उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें नहीं पता जाइना इसके बारे में कुछ भी, तो तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो किसी पर भी यूं इल्जाम लगाऊंगा। वो आदमी सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है वो हमारे किसी मुखालिफ पार्टी का बंदा हो। हमें खुद एहतियात करनी चाहिए। इस तरह और कुछ ना सही, कम से कम पता तो चलेगा ना कि आखिर कौन है जो मुझे जान से मार देना चाहता है। और मैंने आखिर उसका बिगाड़ा क्या है जो वो इस तरह के कामों पर उतर आया। हम बिजनेसमैन हैं,
कोई लड़ाई झगड़े नहीं करते कि इस तरह कोई हमें जान से मारने की कोशिश करे। और ये मामला इतना भी मामूली नहीं है कि उसे इग्नोर किया जा सके। इसीलिए इस मामले की जड़ तक तो जाना ही पड़ेगा। तुम भी फजूल में घर से बाहर मत निकलना। वो अपनी बात खत्म करते हुए उसे भी घर से निकलने पर मना कर चुका था, जिस पर वो सिर्फ पैर पटक कर कमरे से निकल गई। मैं इस तरह की किसी शर्त को नहीं मानती। ये मेरे बाबा की जायदाद है, जिस पर मेरा पूरा हक है। मैं किसी तरह के रिश्ते को निभाऊं या ना निभाऊं, आपका फर्ज है कि आप मेरे हिस्से की जायदाद मेरे नाम करें। वो भड़क उठी थी। पूरी फाइल पढ़ने के बाद, मुहतरमा आप इन चीजों को माने या ना माने, लेकिन यही हकीकत है। मूसा अंकल अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने भाई की नीयत पर पहले से ही शक था। और अब यही हकीकत है कि अगर आप अपनी जायदाद चाहती हैं तो आपको सारी जिंदगी मेरे साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी ना, ताकि मेरे बाप की जायदाद पर कब्जा कर सको। वो अचानक उसे देखकर बोली तो वारिक के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। तो डार्लिंग, शादी तो तुमने भी अपने बाप की जायदाद के लिए ही की थी, बल्कि कराई गई थी। वो बदर खान को देखते हुए बोला, जिस पर वो पहलू बदल गया। पीछे वजह जो भी बनाई हो हमने, लेकिन खेल तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खेला है। तुम्हें अपने बाप की जायदाद चाहिए थी, और मैं अपने बाप का किया हुआ वादा निभाना चाहता था। हाँ, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर यही लगा था कि तुम्हारा और ताशफीन का अफेयर चल रहा है। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी कि मेरी बचपन की मंगेतर मेरे ही भाई के साथ इस तरह का ताल्लुक बनाए। मैंने जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाया, और फिर तुमसे जबरदस्ती शादी की। लेकिन कम तो तुम भी नहीं थी। अपने चाचा के साथ मिलकर तुमने मुझसे शादी की, और फिर यहाँ आ गई, क्योंकि तुम्हें इस बात का शक था कि मैं तुम्हें बगैर शादी की प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। वो सुकून से उसके प्लान पर पानी फेरते हुए रिवॉल्विंग चेयर पर झूल रहा था, जबकि वो गुस्से से सिर्फ मुठियां भींच कर रह गई थी। तुम मेरी बीवी हो मायरा, और अगर तुम ये जायदाद चाहती हो तो तुम्हें सारी जिंदगी मेरे साथ रहना होगा। इस शादी के पीछे तुम्हारा कोई भी मकसद हो, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने बाप और अपने प्यारे मूसा चाचा का वादा निभाना चाहता था। और जहां तक इस जायदाद की बात है तो ये तुम्हें उसी कंडीशन पर मिल सकती है, जो कंडीशन मेरे मूसा चाचा ने लिखी है, कि तुम्हें सारी जिंदगी मेरे साथ इस रिश्ते को निभाना होगा। वैसे तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, तुम्हारे जान से अजीज चाचू तुम्हें बहुत बुरा फंसा चुके हैं मेरे साथ। वो अब भी हंस रहा था उसकी हालत पर, जबकि वो सर पकड़कर बैठ गई थी। वो जानती तक नहीं थी कि वो इतने बुरे तरीके से यहाँ फंसने वाली है। उस ट्रक ड्राइवर को भेजो यहाँ से। वो किसी भी कीमत पर कहीं से भी इब्राहिम के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना हम बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। उसने कमरे में आते ही बदर खान को फोन किया था। उसे आज ही पता चला था कि इब्राहिम ने पुलिस को उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने के लिए कहा है, क्योंकि इब्राहिम इस बात से पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये हादसा सिर्फ एक हादसा था। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। किसी ने उसके खिलाफ साजिश की थी, और वो इस बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे यहाँ से निकालता हूँ। तुम नजर रखो, और अगर कुछ भी हुआ तो मुझे जरूर बताना। उसने बस इतना कहकर फोन बंद कर दिया था, जबकि वो उस वक्त बहुत परेशान थी। हाय जाने मन मेरा इंतजार कर रही थी। वो बाइक रोकते हुए उसे अपनी तरफ आते देखकर खुलकर हंसा, और अपनी बाहें वा करके उसके सामने फैलाई, जिस पर उसने घूरते हुए उसके हाथ चमाट लगाई थी, क्योंकि यहाँ वो अपने कॉलेज में सबके सामने कोई रोमांटिक मोमेंट क्रिएट नहीं करना चाहती थी। इंतहाई रोमांटिक बीवी हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तुम्हें पता है कॉलेज से आकर बीवी अपने शौहर को प्यारी सी हगी करती है, छोटी सी किस देती है, लेकिन तुम। वो घूरते हुए उससे बेमकसद बात पर नाराज हो रहा था। ये सारे काम बेडरूम में करने वाले होते हैं, सड़क पर नहीं। चले जल्दी से घर चलते हैं। वो बाइक पर पीछे बैठते हुए कहने लगी। अरे आप खड़े क्यों हैं? चले ना। उसके बैठने के बावजूद भी उसने बाइक नहीं चलाई थी। अच्छा, तो ये सारे काम बेडरूम में करने वाले हैं, लेकिन तुम बेडरूम में मुझे कहाँ किस करती हो?
पहले मुझे ये बताओ, वो बीच सड़क पर उससे बहस करने लगा था। ओहो ताशफीन, आप बिना बात कहीं भी शुरू हो जाते हैं। घर चलें। ये सारी बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं। बाद में बात नहीं, अभी वादा होगा जानो। वादा करो कि घर जाकर तुम मुझे किस करोगी और टाइट हग भी दोगी। वो जिद पर अड़ गया था, जबकि उससे मजीद बहस ना करते हुए उसने जान छुड़ाने के लिए वादा कर लिया था। हाँ हाँ ठीक है, अब जो कहेंगे मैं करूंगी। प्लीज अब चले ना, वो प्यार से बोली तो उसने अगले ही लम्हे बाइक को किक मार के बाइक स्टार्ट किया था, जिस पर अचानक बाइक स्टार्ट होने की वजह से वो उसके साथ जा लगी थी, जिस पर वो उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारती मुस्कुरा दी थी, क्योंकि अपनी इस हरकत पर वो खुद भी खुश हो रहा था। वो ट्रक ड्राइवर कहीं गायब हो चुका था। पता नहीं वो किस तरफ गया था कि पुलिस को उसका कोई सुराग ही नहीं मिला। पुलिस उसे ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो रही थी, लेकिन शायद उसे ढूंढना आसान नहीं था। उसका भाग जाना इस बात की तस्दीक कर गया था कि ये सच में एक सोची समझी प्लानिंग थी। जबकि जाइना बिल्कुल परसुकून हो चुकी थी। ट्रक ड्राइवर गायब हो चुका था तो मतलब साफ था कि अब वो भी किसी तरह के खतरे में नहीं थी, और यही उसके लिए फिलहाल उसका सुकून था। चाचू, आपने तो कहा था कि ये शादी सिर्फ कुछ दिन तक रहेगी, बाद में मैं इस आदमी को छोड़ दूंगी। तो अब तो ये फाइल, बाबा ने इस आदमी को सारी जिंदगी के लिए मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। इसका मतलब है कि मुझे बाबा की जायदाद कभी भी नहीं मिलेगी। वो बहुत परेशान थी। क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। अगर तुमने इतना कुछ कर लिया है तो आगे भी कर लो। अगर वारिक तुम्हें अपनी मर्जी से तलाक देता है तो ये जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। और आपको लगता है वो अपनी मर्जी से मुझे छोड़ेगा? वो उल्टा उनसे सवाल करने लगी थी। वो बचपन से उनकी यही बातें सुनती आई थी कि उसके बाप की जायदाद पर इब्राहिम और उसका भतीजा कब्जा किए हुए है, और अगर उसकी शादी इब्राहिम के भतीजे से होती है तो ही वो अपने बाप की जायदाद की हिस्सेदार बन सकती है। जब उसने पहली दफा न्यूयॉर्क में ताशफीन के घर के बाहर वारिक को लाइव देखा था, तभी उसने सोच लिया था कि वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि यही एक कंडीशन थी अपने बाप की जायदाद हासिल करने की। अगर वो वारिक के निकाह में ना आती तो वो अपने बाप की जायदाद को कभी किसी कंडीशन में हासिल नहीं कर सकती थी। लेकिन उसी रात वारिक अपने प्लान के मुताबिक उसे अगवा करके निकाह के लिए मजबूर करने लगा। या सिर्फ उसकी तरफ से नहीं बल्कि वारिक की तरफ से भी एक प्लानिंग थी। वो भी उसे पहचान चुका था और अपने बाप और चाचा की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। वो बचपन से ही उसी से शादी करने का सोचे हुए था और उसे उसी के साथ ही शादी करनी थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि मायरा उसे पसंद नहीं करती, और आसानी से अपने बाप की ख्वाहिश का उसके सामने इजहार करके वो उसे शादी के लिए नहीं कह सकता था, और ना ही वो इस तरह कभी उससे शादी पर राजी होती। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद ही तुम्हें तलाक देने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अब तुम उसके घर जाने की गलती कभी भी मत करना। तुम मेरे साथ चलो, हम बाहर ही ये किस्सा तमाम करेंगे। बदर खान उसे प्लानिंग बता रहा था, जब अचानक वो अपने ऑफिस से बाहर निकला। चलो घर चलें। वो ऑफिस रूम से बाहर निकलते हुए सीधा उससे मुखातब हुआ था। शायद तुमने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं है वारिक। मेरी भतीजी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसे उसके हिस्से की जायदाद चाहिए। तो ये मेरा और उसका मामला है। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं मिस्टर बदर खान? आप अपने काम से काम रखें। ये मेरा और मेरी बीवी का मसला है। हम हल कर लेंगे। चलो डार्लिंग चलते हैं। वो उसका हाथ थामकर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया था, जबकि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इधर बदर खान उसे कह रहा था कि वो गलती से भी अब उसके घर ना जाए, और वारिक जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अभी के अभी तलाक दो मुझे। सब कुछ जान गए हो ना? धोखा दे रही थी मैं तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तलाक चाहिए मुझे। वो गाड़ी के बाहर ही अपना हाथ उससे छुड़ाकर बेहद गुस्से से बोली थी, जब अचानक वारिक ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। कहा था ना, दुख तकलीफ धोखा हर चीज बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अलहदगी नहीं। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती मायरा वारिक इब्राहिम। तुम्हारी एक एक सांस पर मेरा हक है।
मेरी इजाजत के बिना तुम सांस नहीं ले सकती। मुझसे दूर जाना तो बहुत दूर की बात, और आज के बाद मुझसे दूर जाने की सोच भी अपने दिमाग में मत लाना, वरना जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मेरी हो तुम, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो मायरा वारिक इब्राहिम। मुझसे दूर जाने की सोच भी अगर तुम्हारे दिमाग में आई ना तो इन सांसों को हराम कर दूंगा तुम पर। वो इतने गुस्से से दहाड़ा था कि उसका दिल कांप कर रह गया। वो उसे जबरदस्ती गाड़ी में धकेलता ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी जन से उड़ा ले गया था। मायरा की सालगिरह आ रही है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि शॉपिंग पर चलते हैं। उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेना है। और पता है तनावुश को भी ना, उसके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी हो रही है मेरी बच्ची। फहीम घर वापस आया तो रायमा तनावुश को अपनी गोद में उठाए इधर उधर घूम रही थी। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। आज तो वक्त भी बहुत है। आज ही चलते हैं, शॉपिंग कर आते हैं। वैसे भी मायरा ने मुझसे कहा था कि इस दफा उसे बड़ा वाला टेडी चाहिए। फहीम ने कहा, हाँ ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि चले जाओ शॉपिंग पर, और तनावुश को लेकर जाने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह बच्ची सेहत पकड़ रही है, फजूल में लोगों की नजर लगेगी। इब्राहिम साहब, मायरा की सालगिरह आ रही है, उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले आएं। वो क्या बोलते हैं उसको? वो सरप्राइज। हाँ, वारिक की तरफ से ना, उसके लिए कोई अच्छा सा सरप्राइज लें। वैसे जो सरप्राइज हमने उसके लिए सोचा है, वो ज्यादा अच्छा नहीं है भाभी, रायमा मुस्कुराते हुए बोली थी। वो लोग वारिक और मायरा के निकाह के बारे में सोच रहे थे, वो भी मायरा की इस सालगिरह पर। भाभी तो ये सोचते ही मुस्कुरा दी थी, माशाल्लाह मेरा छोटा सा बेटा दूल्हा बनेगा। ऐसा करना कि मायरा के लिए ना सालगिरह वाले दिन सुर्ख रंग का जोड़ा लेकर आना। सिर्फ सालगिरह थोड़ी है, उसका निकाह भी तो है। चलो अब देर मत करो, जल्दी से निकलो, ताकि शाम की अजानें होने से पहले घर वापस आ जाओ। वो तनावुश को अपनी गोद में उठाते हुए उन्हें जाने के लिए कहने ही लगी थी, जब अचानक मूसा खान वहां दाखिल हुआ। अरे अरे, कहाँ जाने की तैयारी है आप तीनों की? मैं तो रायमा भाभी के हाथ की चाय पीने आया था। मूसा खान उन्हें कहीं जाते हुए देखकर कहने लगा, अरे हम अपनी होने वाली बहू की सालगिरह की शॉपिंग करने जा रहे हैं। अगर तुम आना चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। इब्राहिम साहब ने उसका रुख दरवाजे की तरफ मोड़ते हुए अपने साथ चलने के लिए कहा, जिस पर वो कंधे उचकाता उनके साथ ही चल दिया था। पहले बात सिर्फ मंगनी तक थी, लेकिन अब उन लोगों ने निकाह के लिए मायरा का हाथ मांगा। उन्हें क्या एतराज हो सकता था? बस फिर तो निकाह की तैयारियां शुरू हो गई थी, जिस पर सब लोग ही बहुत खुश थे। मैं चलने के लिए तैयार हूँ रायमा भाभी, लेकिन आते ही मुझे चाय पिलानी पड़ेगी। वो रायमा की तरफ देखते हुए बोला तो उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। उसने गाड़ी घर के दरवाजे के बाहर रोकी तो मायरा उसकी तरफ देखे बिना फौरन घर के अंदर चली गई थी। बैग तो लेकर जाओ, जाना। शौहर हूँ, मुलाजिम नहीं, इतने नखरे नहीं उठा सकता मैं। वो पीछे से बोला तो वो इग्नोर करते आगे बढ़ गई। उसे वापस आते देखकर अम्मा ने पीछे से पुकारा, लेकिन वो अनसुनी करती आगे बढ़ गई थी। अरे बच्ची को क्या हो गया है? ये इतनी उदास क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो वारिक से मिलने उसके ऑफिस में गई थी। इतनी परेशान क्यों है? अम्मा परेशान सी सोचने लगी, जब अचानक वारिक घर के अंदर दाखिल हुआ। वारिक, अच्छा हुआ जो तू आ गया। देखना बेचारी बहू को क्या हुआ है, परेशानी से अंदर कमरे में चली गई है। सब खैर तो है ना? इतनी खुश थी सुबह जाते हुए, अब पता नहीं क्या हुआ है उसे। अम्मा उसके पास आती हुई कहने लगी, जबकि उनकी परेशानी पर वो मुस्कुरा दिया था। कुछ नहीं हुआ अम्मा, बस जरा सी लड़ाई हो गई है। आपने उसे ऑफिस क्यों भेज दिया मेरे? मैं वहाँ काम करने जाता हूँ, वहाँ बीवी के चोंचले थोड़ी ना उठाऊंगा। बस वहाँ जाकर उसकी जिद शुरू हो गई कि शॉपिंग पर जाना है। वो उन्हें रिलैक्स करते हुए बोला। वो मायरा के मूड की वजह उन्हें नहीं बताना चाहता था। क्या मतलब है तेरी इस बात का? तूने बहू को डांटा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? एक तो इतना ख्याल रखती है तेरा, और ऊपर से तू उसको डांटता है। जा जल्दी से मना करके ला मेरी बहू को। बेचारी ने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, और तू पता नहीं क्यों उसको डांटता है। अम्मा का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था।
जबकि वो उन्हें कुछ भी बताए बिना हाँ में सिर्फ हिलाता कमरे की तरफ आया था। जबकि सदफ किचन में खड़ी उनकी सारी बातें सुनकर खुश हो रही थी। जो भी था, उन दोनों की लड़ाई का सुनकर उसे अंदर से कमीनी सी खुशी हो रही थी। उसने जल्दी से वारिक के लिए चाय रखी थी, ताकि उनके कमरे में जाकर मजीद उनके झगड़े को समझ सके, और फिर उसे अपनी माँ को भी तो बताना था, जो उन दोनों में होने वाले झगड़े की मुंसर थी। बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज पर उसने फौरन बदर खान को फोन किया था। बदर खान, इब्राहिम घर से निकल चुका है। आज खुदा के लिए उस ट्रक ड्राइवर को कहना कि अपना काम ठीक से करे। उसने बस इतना कहकर फोन बंद कर दिया था। जब कमरे में दाखिल होते उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। वॉशरूम में सिवाय ताशफीन या इब्राहिम के कोई नहीं हो सकता था। ताशफीन को तो वो खुद अभी बाहर खेलते हुए देख कर आई थी। इसका मतलब था कि अंदर इब्राहिम था। उसने जल्दी से बदर खान को दोबारा फोन करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से बदर खान ने उसका फोन उठाया ही नहीं। वो मुसलसल फोन करने की कोशिश करती रही, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फोन ना उठाया। कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो सिर्फ इब्राहिम को मारना चाहती थी। उसकी प्लानिंग में और किसी की मौत शामिल ना थी, और ना ही उसे किसी और के मरने से कोई फायदा होने वाला था। उसने नीचे आकर देखा था कि घर में कौन कौन मौजूद ना था। भाभी ने उसे बताया था कि सब लोग मायरा के निकाह की शॉपिंग करने गए हैं। वो भाभी से कितना ही तल्ख रवैया क्यों ना रखती, वो हमेशा आगे से बहुत प्यार से बात करती थी। तनावुश उनकी गोद में थी। जबकि उन्होंने बताया था कि मूसा खान भी अपनी बेटी के निकाह की शॉपिंग के लिए उनके साथ गया है। उनकी बात सुनने के बाद वो वापस कमरे में आ गई थी, जहां इब्राहिम शायद सो गया था। उसकी तबीयत कल रात से ही खराब थी। वो फोन लेकर छत पर आ गई थी। तकरीबन आधे घंटे की मुसलसल कॉल करने के बाद आखिर बदर खान ने फोन उठा लिया था। बदर खान, उस ट्रक ड्राइवर को मना कर दो। गाड़ी में इब्राहिम नहीं है। इब्राहिम तो घर पर है। बाकी सब लोग शॉपिंग करने गए हैं। क्या? ओहो, तुम इसलिए फोन कर रही थी मुझे। अब तक तो वो ट्रक ड्राइवर वहां पहुंच चुका होगा। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उसने कहते हुए फोन बंद कर दिया था। जबकि वो कुछ हद तक परसुकून होती वापस आ गई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही चेहरा फेर गई। उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया था। क्या बात है, बड़ी जल्दी रंग दिखा दिए तुमने। मुझे लगा था कि तुम अपना ड्रामा जारी रखोगी। मेरे कमरे में आते ही अच्छी बीवियों की तरह मेरे कपड़े निकालोगी, और फिर मेरे लिए खाने का इंतजाम करोगी। लेकिन तुम तो एक ही दिन में बदल गई। ऐसे तो कहीं नहीं होता जाना। वो मजे से अलमारी के पास आता अपने कपड़े निकालने लगा था। मुझे यहाँ इस घर में नहीं रहना, और ना ही मैं मजीद कोई ड्रामा करने वाली हूँ। आपको सब कुछ पता चल चुका है, तो बेहतर है कि अब हम आगे बढ़ें। मैं इन सब चीजों को खत्म करना चाहती हूँ। हाँ डार्लिंग, खत्म कर दो। मैं भी ये ड्रामे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तो फिर ना बर्दाश्त करें। खत्म करें इन सब चीजों को यहीं पर। वो उठकर उसके पीछे आई थी। खत्म तुमने करना है, मैंने नहीं। मैं तो शादी के फौरन बाद ही अपने दिमाग से हर तरह की नेगेटिव चीज को निकाल चुका था। मैंने तुम्हारे लिए कभी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। हाँ, मैंने तुम पर शक किया था, क्योंकि ताशफीन ने कहा था कि उसका तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि हम हमेशा से जानते थे कि ताशफीन वहाँ सिर्फ तुम्हारा दोस्त है। क्योंकि ताशफीन वहाँ न्यूयॉर्क में सिवाय मनसा आंटी के और किसी को भी नहीं जानता था। मूसा अंकल की वफात के फौरन बाद उन्हें अपने देवर की लालची तबीयत के बारे में पता चल गया। इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें लेकर न्यूयॉर्क चली गई। क्योंकि बदर खान इतना गिर चुका था कि उसने अपने भाई को मरवाने की कोशिश की। वो तुम्हें भी मरवा देना चाहता था, ताकि उसकी जायदाद का कोई हकदार ना रहे। इसीलिए मनसा आंटी हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चली गई थी, ताकि वो तुम्हें महफूज रख सकें। वो उसे सब कुछ बता रहा था। वाह, क्या कहानी बनाई है। मानना पड़ेगा आपको, जैसे मैं तो कुछ जानती ही नहीं। मेरे बाबा को आप लोगों ने मरवाया था। इब्राहिम ने मरवाया था, उस दौलत की लालच में। और वो बदर चाचू को भी मरवाना चाहते थे। वो चिल्लाई थी।
मैं जानता हूँ बदर खान ने तुम्हें जो कहानी सुनाई है, तुम उसी पर यकीन करोगी। और सफाइयाँ देना मुझे आता नहीं। तुम जो सोचना चाहती हो वो सोच लो, क्योंकि हकीकत कभी छुपती नहीं। सच एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे इतना कहूंगा कि मूसा खान अकेला नहीं मरा था। उसके साथ मेरे चाचा चाची बाबा भी इस दुनिया से गए थे। वो ना चाहते हुए भी उसे सच्चाई बता रहा था, उसे सफाई दे रहा था, लेकिन वो सुनना कहाँ चाहती थी। इस वक्त तुम सच्चाई कबूल करने की कंडीशन में हरगिज नहीं हो। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गया था, जबकि वो सर झटकती एक दफा फिर से बेड पर आकर बैठी थी। उसने सोच लिया था कि उसे इस घर में नहीं रहना। वो अपने चाचू के पास जाएगी और फिर जल्द से जल्द उससे खुला ले लेगी। उसे सब कुछ पता चल चुका था, इस शादी के पीछे की वजह। तो फिर वो क्यों अपनी जिंदगी इस शख्स के साथ खराब करती। वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसकी अम्मी उसे बचपन से बताती थी कि वारिक उसका मंगेतर है, और उसके बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी कि वारिक के साथ ही उसकी शादी हो। वो 13 साल की थी जब स्कूल में उसे पता चला था कि उसकी अम्मी को अचानक हार्ट अटैक होने की वजह से अस्पताल शिफ्ट किया गया है। जब तक वो अस्पताल पहुंचती, उसकी अम्मी अपनी आखिरी सांसें ले चुकी थी। उस वक्त कोई नहीं था उसके पास, और ना ही 7 सालों में उसे कोई याद रहा था कि पाकिस्तान में कोई उनका रिश्तेदार था। अम्मी तो कभी उसके रिश्तेदारों का नाम ही नहीं लेती थी। उनकी जबान पर बस एक ही नाम आता था, वारिक। अम्मी बस उसे बताया करती थी कि तुम्हारी शादी हम वारिक से करेंगे। वारिक कौन था, कैसा दिखता था, वो कुछ नहीं जानती थी। बस इतना पता था कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड ताशफीन का कजिन है। और अम्मी की वफात के बाद बदर चाचू जब न्यूयॉर्क उसके पास आए तो उन्होंने सारी हकीकत खोलकर उसके सामने रख दी। उन्होंने वारिक के सारे खानदान के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। उन्होंने बताया था किस तरह प्लानिंग करके इब्राहिम ने न सिर्फ अपने भाइयों का कत्ल कराया बल्कि उसके बाबा को भी मरवा दिया। इब्राहिम चाहता था कि उसकी सारी जायदाद सिर्फ उसे मिल जाए। इस जायदाद पर कब्जा करने के लिए उसने अपने ही भाइयों को मार डाला। उसे इब्राहिम से नफरत थी, बेतहाशा नफरत। उसकी नफरतों में कहीं पर अम्मा छोटू अहमद शामिल नहीं होते थे। उसकी नफरतों में वारिक भी शामिल नहीं था, क्योंकि वो भी तो सच्चाई से अनजान था। लेकिन वो सिर्फ इब्राहिम पर यकीन करता था, उसे अपना बाप समझता था। हालांकि हकीकत तो ये थी कि इब्राहिम तो अपने ही बेटे का ना हो सका था। वो इस जायदाद का इकलौता हकदार बन सके, इसीलिए उसने अपनी ही भाभी से दूसरी शादी कर ली थी, ताकि इब्राहिम की जायदाद का इकलौता वारिस वारिक उससे कुछ भी मांगने का दावा ना कर सके। और फहीम की बस एक ही औलाद थी, तनावुश, जिसको उसने अपने ही बेटे के साथ बचपन में ही बांध दिया था। उसकी सारी प्रॉपर्टी में बाहर की हकदार सिर्फ मायरा ही थी, और मायरा को भी उसने वारिक के साथ बांध दिया था, ताकि वो मूसा खान की जायदाद पर भी काबिज हो सके। वारिक तो उसके हुक्म का गुलाम था। वो जो कहता था वारिक उसे ही ठीक समझता था, तो वारिक की तरफ से उसे कोई खतरा नहीं था। वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसकी प्लानिंग को वारिक समझना ही नहीं चाहता था। उसकी नज़र में इब्राहिम बिल्कुल सही था, और बाकी सब गलत। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो इब्राहिम की हकीकत वारिक पर खोलकर रहेगी, और उसे कभी भी उसके प्लान में कामयाब नहीं होने देगी। और उसकी सबसे बड़ी नाकामी वारिक और मायरा की तलाक थी, जिसे वो जल्द से जल्द कराना चाहती थी। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस घर से निकलना था। अगर वो वारिक के साथ रहती तो शायद वो कभी भी उससे तलाक न ले पाती, क्योंकि उसके साथ रहने का मतलब था उसके करीब रहना। और हकीकत यही थी कि जिस माँ ने बचपन में ही उससे किसी और के बारे में सोचने का हक छीन लिया था, वो उससे वारिक के अलावा किसी और से मोहब्बत करने का भी हक छीन चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि वो वारिक के साथ रहते हुए क्यों उससे दूर नहीं रह पाती, लेकिन हकीकत यही थी कि वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी थी, जो कि एक गलती थी। उसका दिल उसे वारिक से दूर न जाने पर उकसा रहा था। अगर वो वारिक के साथ इस घर में इस कमरे में रहती तो वारिक उसके करीब रहता, और इब्राहिम अपने मकसद में कामयाब हो जाता। लेकिन वारिक के साथ रहने का मतलब था इस रिश्ते को निभाना, और इस रिश्ते को निभाना उसकी नाकामी थी।
क्योंकि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की जायदाद के लिए आई थी, किसी से मोहब्बत करने नहीं। मुसत्फा हाउस में कहर मच चुका था। एक साथ चार चार लाशें, सबके होश उड़ा गई थी। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को इतनी बुरी तरह से कुचला था कि कोई भी जिंदा ना बचा। ऐसा कुछ हो जाएगा किसने कहाँ सोचा था। लम्हे में सारा मंजर बदल चुका था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कितने हंसते खेलते चेहरे थे, और अब सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। जाइना तो खुद सकते में आ गई थी। उसने कहाँ सोचा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वो तो सिर्फ इब्राहिम को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से इतने लोगों की जान चली गई थी। और जिसे वो मारना चाहती थी, वो तो वही मुर्दों के पास बैठा उन्हें दफनाने का इंतजाम कर रहा था। बड़ी अम्मा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दो जवान बेटे एक लम्हे में उनका साथ छोड़ गए थे, और मूसा खान भी तो उनके अपने बेटे जैसा ही था। और रायमा को अभी उनके साथ जुड़े वक्त ही कितना हुआ था, सिर्फ 2 साल। 2 साल में वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह अजीज हो गई थी। ज़ैनब अपने भाइयों की मौत पर अलग तड़प रही थी। 7वां महीना होने की वजह से उसे सफर करने से मना कर दिया गया था, वरना शायद आज वो पाकिस्तान कभी ना आने की कसम तोड़ चुकी होती। चले गए थे उनके अपने, किसी की खुदगर्जी की भेंट चढ़कर। इब्राहिम का रो रो कर बुरा हाल था, और अगर किसी की आंख में कोई आंसू ना आया था तो वो था बदर खान, जिसने जानबूझकर ट्रक ड्राइवर को फोन नहीं किया था। मूसा खान के कत्ल की प्लानिंग तो वो काफी अरसे से कर रहा था। अब तो सुनहरा मौका उसके हाथ लग गया था, जिसे कुछ होना नहीं चाहिए था। 7 महीने पहले जब वो जेल से आजाद होकर आया था, इब्राहिम ने उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दी थी, और कह दिया था कि कंपनी में अब उसका कोई हक नहीं है। इब्राहिम का कहना था कि वो बहुत जज्बाती है, और जज्बात में गलत कदम उठाता है, और वो उसके फैसलों पर अमल नहीं करना चाहते, इसीलिए वो उसके साथ काम नहीं करेंगे। उसे बहुत गुस्सा आया था इब्राहिम के इस कदम पर, लेकिन उस वक्त वो कुछ भी ना कर सका। और अब उसने इस अंदाज में बदला लिया था कि इब्राहिम दूसरी सांस भी ना ले सका। रायमा और फहीम के साथ उसकी कोई दुश्मनी ना थी, वो तो बेचारे बीच में पिस गए थे। और मूसा खान के बाद अब सारी जायदाद उसकी थी। उसने ट्रक ड्राइवर को फोन ही नहीं किया था, क्योंकि उसने सोचा था जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। अच्छा तो हुआ था, लेकिन सिर्फ उसके लिए।